तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं। 31 दिसंबर 2007 की वो रहस्यमयी सुबह। एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी और दूसरी तरफ केरल का एक छोटा सा कस्बा चिल्लम्ब्रा एक ऐसी घटना का गवाह बन रहा था जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिल्लम्ब्रा बैंक डकैती की। एक ऐसी लूट जिसमें मास्टरमाइंड ने धूम फिल्म से आइडिया लिया और 80 किलो सोना और 50 लाख रुपए नकद पार कर दिए। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे सुरक्षा के हर चक्रव्यूह को तोड़ा गया और कैसे एसपी विजयन की मशहूर बल्ब थ्योरी ने मास्टरमाइंड जोसेफ को सलाहों के पीछे पहुंचाया। 80 किलोग्राम, जरा कल्पना कीजिए, ये कोई मामूली नंबर बिल्कुल नहीं है। ये उस ठोस सोने का वजन है जो बिना कोई सुराग छोड़े रातों रात हवा में गायब हो गया। एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले बैंक से इतना भारी मात्रा में सोना अचानक चोरी हो जाना, सच में ये किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। और अगर इस पूरी लूट की कुल कीमत आंकी जाए तो वो थी पूरे 8 करोड़ रुपए, जिसमें 80 किलो सोना और 50 लाख रुपए का नकद कैश शामिल था, वो भी बिना किसी चश्मदीद गवाह के। केरला के साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक को सबसे सुरक्षित बैंकों में गिना जाता था। लेकिन ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक बेहद शातिर दिमाग का बिछाया हुआ जाल था। तो हमारा पहला भाग है नए साल की सबसे बड़ी लूट। सोचिए, नए साल की सुबह जब कर्मचारी बैंक का ताला खोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम का मेन दरवाज़ा बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, तिजोरी के फर्श में एक बहुत बड़ा छेद नजर आता है। और लुटेरे अपने पीछे क्या छोड़ गए? कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई औजार नहीं, बस फर्श पर पड़ी धूल पर उंगली से लिखे गए 2 शब्द, जय माओ। बस इस एक छोटे से संदेश ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ये किसी नक्सली या आतंकवादी समूह का बड़ा हमला तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, धूम फिल्म से मिली प्रेरणा। असल में इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड कोई नक्सली था ही नहीं, वो था जोसेफ, जिसे लोग बाबू भी कहते थे। एक बेहद शातिर अपराधी जिसे जॉन अब्राहम की धूम फिल्म देखकर ये गजब का आइडिया आया था। योजना इतनी सटीक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले बैंक के ठीक नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर का रेस्टोरेंट किराए पर लिया गया, फिर मरम्मत जारी है का एक फर्जी बोर्ड टांग दिया गया और सारी खिड़कियों को अखबारों से ढक दिया गया। इसके बाद वीकेंड की लंबी छुट्टी का पूरा फायदा उठाया गया। एकदम शांति से गैस कटर का इस्तेमाल किया और बैंक के फर्श को ठीक नीचे से काट डाला। लेकिन यहाँ सिनेमा और असल जिंदगी का अंतर देखिए। धूम फिल्म में क्या होता है? लुटेरे तिजोरी तोड़ने के लिए विस्फोटकों यानी डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो फेल हो जाता है। लेकिन चिल्लम्ब्रा में जोसेफ की गैंग ने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कोई धमाका नहीं किया, बल्कि चुपचाप गैस कटर से मोटे लोहे और कंक्रीट को काट दिया। सिनेमा में जो तरीका फेल हो गया था, असल जिंदगी में वही एक डराने वाली सफलता बन गया। तीसरा भाग है जय माओ और झूठे सुराग। अब पुलिस को भटकाने के लिए इन अपराधियों ने जो मायाजाल बुना था, वो सच में हैरान करने वाला है। रेस्टोरेंट के एग्रीमेंट पर सारे नाम और पते फर्जी, दीवारों पर जय माओ लिखकर पूरा शक नक्सलियों पर डाल दिया। और तो और, जांच को पूरी तरह से गुमराह करने के लिए लूटे गए सोने में से 900 ग्राम सोना और एक तेलुगु अखबार जानबूझकर हैदराबाद के एक होटल में छोड़ दिया। मकसद साफ था, केरल पुलिस राज्यों की सीमाओं में उलझकर रह जाए और इन्हें भागने का पूरा समय मिल जाए। एक परफेक्ट मिसडायरेक्शन। अब आते हैं चौथे भाग पर, 20 लाख कॉल की जांच। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां घटना स्थल पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सुराग नहीं, तो पुलिस जांच शुरू कहां से करे? लेकिन एसपी विजयन के नेतृत्व में केरल पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने 13 अलग अलग टीमें बनाई। हर टीम एक नई संभावना की जांच कर रही थी, चाहे वो आसपास के निर्माण मजदूर हों, बैंक के अंदर का कोई स्टाफ हो या फिर शहर की संदिग्ध गाड़ियां। उन्होंने एक-एक करके सुरागों की छटनी करनी शुरू की। 20 लाख? जी हाँ, पुलिस और आईटी विशेषज्ञों की टीम ने बैंक के आसपास के मोबाइल टावरों के 20 लाख कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। साल 2008 के उस दौर को याद कीजिए, तब आज जैसी कोई एआई तकनीक नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में फोन कॉल्स को एक-एक करके मैन्युअली फिल्टर करना, ये सच में पहाड़ तोड़ने जैसा काम था। पांचवा भाग, एसपी विजयन की मशहूर बल्ब थियरी। दिन रात की मेहनत और 20 लाख कॉल्स खंगालने के बाद भी जब कोई ठोस सुराग हाथ न लगे तो किसी भी टीम का मनोबल टूटना तय है। हताशा एकदम चरम पर थी। ऐसे भारी दबाव वाले माहौल में एसपी विजयन ने एक गजब की लीडरशिप दिखाई।
उन्होंने अपनी टीम को थॉमस एडिसन की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने ऐसे 1000 तरीके खोजे थे जिनसे बल्ब नहीं बनता। बस इस एक बल्ब थ्योरी ने पूरी गेम पलट दी। नाकामी अब हार नहीं थी, बल्कि एक फीडबैक बन चुकी थी और टीम फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ काम पर लग गई। और हमारा छठा भाग, मास्टरमाइंड जोसेफ की गिरफ्तारी। ये 56 दिनों की एक सांस रोक देने वाली दौड़ थी। 20 लाख कॉल्स के इस विशाल समुद्र में से पुलिस ने आखिरकार एक ऐसा सीक्रेट फोन नंबर निकाल ही लिया जिसका इस्तेमाल सिर्फ गैंग के सदस्य आपस में बात करने के लिए करते थे। मध्य फरवरी में इस सीक्रेट नंबर का क्रैक होना सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसी नंबर को ट्रैक करते करते पुलिस कोझिकोड के ठिकाने तक पहुंच गई और 28 फरवरी को आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान हो गया। और अंततः डकैती का पर्दाफाश हुआ। मास्टरमाइंड जोसेफ और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी? केरल के इतिहास में पहली बार लूटे गए सोने और नकदी का 80% हिस्सा पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी तेजी दिखाई और मुख्य आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस और चोरों के बीच का ये चूहे बिल्ली का खेल इतना तनावपूर्ण और रोमांचक था कि इसने पॉप कल्चर में अपनी एक पक्की जगह बना ली। इसी घटना से प्रेरित होकर अनिर्बान भट्टाचार्य ने इंडियाज मनी हाइस्ट नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी और 2023 में कोल्ला नाम की एक थ्रिलर फिल्म भी इसी पर आधारित थी। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिस स्तर की गहरी रिसर्च, बेहतरीन टीम बिल्डिंग और जो अटूट इच्छा शक्ति जोसेफ ने एक जुर्म को अंजाम देने में लगाई, अगर वही टैलेंट किसी लीगल और पॉजिटिव काम में लगाया जाता तो क्या ऐसे मास्टरमाइंड समाज के सबसे सफल कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक नहीं बन सकते थे? ये निश्चित रूप से सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।